अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो तंदुरुस्त हैं, आज बिलावल हाउस में मौजूद हैं, चंद अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि जैसे ही सदर ज़रदारी वापस आए हैं पाकिस्तान में बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बहुत से लोग जो बगलें बजा रहे थे अब शायद शर्मिंदा हैं और कुछ लोग तो शायद छुपते भी फिर रहे हों। कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि सदर ज़रदारी भाग गए, दौड़ गए, उनकी ख्वाहिशात पर यकीनी तौर पर पानी फिरा। लेकिन आपको पता है इसी प्रोग्राम में जब बात की तकरीबन 2 हफ्ते कबल तो एक सिनारियो खींचा था नजम साहब ने, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ज़रदारी साहब किस डेट के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं और कौन सी अहम ऐसी चीज़ें होंगी जिनको देख कर वो अपना जो रिटर्न है पाकिस्तान का उसके बारे में डिसाइड करेंगे। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले बाकायदा सेठी साहब से डिस्कशन करने से पहले एक रिपोर्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कुछ अहम नुकात हमने उठाए हैं हमेशा की तरह। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर सेठी साहब से दो हाथ करते हैं। अफवाहों की फैक्ट्री को मेमो स्कैंडल के झटके ने मामूल से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जनाब नवाज शरीफ साहब ने खटखटाया, तो दूसरी तरफ अदालत की जानिब से कमीशन का कयाम और सदर, आर्मी चीफ समेत दीगर से जवाब तलबी ने मामले की संगीनी को वाजे कर दिया। इसी असना में सदर साहब की खराबी सेहत की बिना पर दुबई रवानगी से सीना गजट और ख्वाहिशात के तूफान ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जो शोर यकजमान होकर हुकूमत ने मचाना शुरू किया वो मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात कह रहे थे कि इस स्कैंडल के पर्दे में पीपल्स पार्टी की छुट्टी मकसूद है। बाबर अवान ने मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंट के गिर्द घेरा तंग करने और वजीर आजम का सेनेट में यह कहना कि इनके जाने से सारी पार्लियामेंट की छुट्टी हो जाएगी से लगने लगा कि वाकई दाल में कुछ काला है। और तो और पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग से मिलने वाले इंदिये ने कि जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा, अफवाह साजों को बगले बजाने पर मजबूर कर दिया। उधर आर्मी और ISI चीफ ने मेमो स्कैंडल के जिम्मे में अपने जवाबात जमा करा दिए, जिसमें मेमो के असली होने और मामले की मजीद तहकीकात की बातें की गई थी। पर हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट से मामले को खारिज करने की दरख्वास्त डाल दी। और तो और हुकूमती और अस्करी क़यादत के दरमियान कशीदगी की बातें इस्लामाबाद के ऐवानों को गरमाने लगी। लेकिन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात और सदर साहब से जनरल कियानी की टेलीफोन पर बातचीत ने मामले को काफी हद तक संभाल लिया और मंसूर एजाज के गिरगिट की तरह रंग बदलते बयानात और जनरल जेम्स जॉन्स के हल्फिया बयानात ने मेमो मामले की जैसे जान ही निकाल ली। मगर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। इसी दौरान सदर की अचानक पाकिस्तान वापसी ने जहां अफवाहों का गला घोंटा और ख्वाहिशात का खून किया, वहीं कई सवालात भी उठा दिए हैं कि क्या सदर की वापसी ने मेमो स्कैंडल के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और क्या मुल्क में फैली बेयकीनी और हुकूमती बेचैनी के पीछे वाकई कोई साजिश मसरूफ़ अमल थी। और सवाल तो ये भी है कि क्या सदर की वापसी अस्करी क़यादत से किसी डील का नतीजा है। नाज़रीन, बहुत ही अहम सवालात हमारे मुताबिक जो कि सेठी साहब से पूछने हैं। लेकिन सबसे पहले सेठी साहब पहले तो ये बताइए क्या हालचाल है आपका, और फिर ये बताइए कि ज़रदारी साहब वापस आ गए, क्या देख कर वापस आए? हाल तो ठीक है, आप लोगों का हाल जो है ना वो ठीक नजर नहीं आता मुझे। एक शख्स ने स्विट्जरलैंड में या ब्रसल्स में या मोनाको में बैठ के सारे पाकिस्तान को वो नचा रहा है, 180 मिलियन लोग और एक अमेरिकन सिटीजन। बड़ा मजा आ रहा है ना। तो इसलिए हाल तो आप लोगों का खराब लगता है मुझे। दूसरी बात यह है कि सदर साहब क्यों वापस आए। और सही कहा आपने कि पानी ने उनके जो लोग, कुछ लोगों की उम्मीद थी कि वो वापस ना आते और वो वापस आ गए और उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो ये भी बात सही है। कुछ लोग तो चाहते थे कि वो मत आए, फारग ही हो जाए पाकिस्तान उनसे ताकि जान छूटे। ऐसे भी तो लोग हैं ना, जान छुड़ाना चाहते थे। तो अब तो ये सूरत हाल है। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको याद है 2 हफ्ते कबल जो प्रोग्राम किया था आपने कहा था कि जी बहुत सी ऐसे चीज़ें होंगी, ख़ास तौर पे जो जवाबात फाइल किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनको देखने के बाद तयन किया जाएगा कि ज़रदारी साहब का पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। ऑल दो उसके बारे में बाद कुछ बयानात भी आए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कि जी सदर साहब 27 से पहले आ जाएंगे। बहरहाल अब बात यह सेठी साहब जो रिप्लाईज फाइल हुए हैं उनमें वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आता है, यानी कि हुकूमत एक बात कहती है और आर्मी चीफ का और DGISI का जो बयान है जो उन्होंने इनफैक्ट रिप्लाई फाइल किया है उसमें वाज़े एक इख्तलाफ पाया जाता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो गवर्नमेंट का है और फौज का है। देखिए,
आपको याद होगा मैंने 2-3 बातें कही थी उस वक्त। एक तो मैंने ये कहा था कि जैसे ही जवाब फाइल होंगे सदर साहब गौर से देखेंगे उनको और इनकी पार्टी फैसला करेगी कि जवाब से पता चलेगा कि फौज का क्या मौक़िफ़ है और फिर ये फैसला करेंगे कि इन्होंने आना है या नहीं आना। सेहत अपनी जगह पे जो कि ख़राब थी। तो दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जवाब कौन पेश करेगा, क्या फौज का जज एडवोकेट जनरल करेगा या अटॉर्नी जनरल या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक जवाब आएगा। तो मैंने कहा ये चीज़ों से पता चलेगा कि फौज का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या चाहती। अब आपने देखा दो बातें हुई। एक तो ये कि जवाब तो अटॉर्नी जनरल साहब ने दिया, तो मतलब एक सोर्स से जवाब आया, दो सोर्सेज से नहीं आया, हुकूमत की तरफ से ही आया। मगर उसके अंदर हुकूमत ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, DGISI ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने DGISI के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और इन दोनों का मौक़िफ़ हुकूमत के मौक़िफ़ से फ़र्क था। तो अब दो बातें हुई, एक ही जवाब आया, दूसरा 3 फर्क जवाब आए। तो दरमियान में गेम चल रही है। इससे यह पता चला कि गेम जो है वो दरमियान में है। क्या कोई फैसले हो चुके हैं या अभी फैसले नहीं हुए? क्या सिग्नलिंग हो रही है, स्ट्रगल चल रही है या नहीं चल रही? कौन हावी है, कौन नहीं हावी? क्या फैसले हो गए हैं या अभी होने वाले हैं? देखना यह है कि कौन हावी है, कौन नहीं है, किस तरह फैसला, किस किस्म का फैसला होता है, ऊंट किस किस्म की करवट लेके कहां बैठता है। तो अर्ज यह है कि फौज की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा क्लियर कट है। वो ये समझते हैं कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्होंने यही दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को की है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी और पिटिशन मेंटेनेबल भी नहीं। ठीक है, यहां तक तो बात चली, तो इसका यह मतलब था कि मामला सेटल नहीं हुआ। ठीक, फौज कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब दे रही है, मगर यह भी साथ कह रही है कि हमारा मौक़िफ़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, हमारा मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क है और वो समझते हैं कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इशारा बड़ा क्लियर कट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कमीशन बनाए या इसको इन्वेस्टिगेट करे ताकि इसकी जड़ तक पहुंच सके। बिल्कुल, गवर्नमेंट का पोजीशन ऐसे नहीं है। वो कहते हैं हमने कमीशन ऑलरेडी बना दी है। पहले तो वो कहते हैं आप कुछ ना करें, फिर वो आगे ये कहते हैं कि हमने कमीशन बना दी। और मेरा ख्याल है तीसरी बात ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब के लफ्ज़ थे कि हमने कमीशन बना दी, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है एक और कमीशन बनाना तो हमें एतराज़ नहीं होगा, मगर पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। तो मतलब है वो पहली बात ये कि नहीं है अग्रेसिव स्टांस। आखिरी स्टेज ये कि जी बनाना चाहें तो बना लें, फाइनल पोजीशन ताकि कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन। तो इस यहाँ तक बात चल रही थी और मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने यह फैसला किया कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई फैसला कुन बात फौज ने नहीं कही। अपने मौक़िफ़ भी रखा मगर कोई फैसला कुन बात नहीं कही है कि जी वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जरदारी साहब का उसमें कोई जिक्र नहीं है दोनों जवाब के अंदर। अच्छा, तीसरी बात ये थी कि एक नया बात शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसको मेरा ख्याल है सदर साहब ने और उनके एडवाइजर्स ने ये सोचा कि इसको फौरी तौर पे इसको ख़त्म करना चाहिए इस बात को, ताकि ये बात जो है वज़न ना ले और कल को ये हमारे गले ना पड़ जाए। वो ये थी कि क्योंकि सदर साहब बीमार हैं, क्योंकि बाहर जाना पड़ा, पता नहीं बीमारी किस किस्म की है, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसके बिना के ऊपर कोई पिटिशन आए या कोई मूवमेंट बने या कोई सियासी डिमांड हो कि सदर साहब बीमार हैं, अब इन्हें सदर नहीं रहना चाहिए। आपको याद है ऐसी बातें भी शुरू हो गई थी। अच्छा, कि आर्टिकल 47 के तहत इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनको खत्म किया जाए, इनको ये निकल जाएं, चले जाएं, रिजाइन कर दें, निकाल दिए जाएं, वगैरह वगैरह। अच्छा सेठी साहब, अगर यहाँ मैं ब्रेक, तो मेरा ख्याल है इस बात को खत्म करने के लिए और सदर साहब ने फैसला किया कि वो वापस आएंगे, सेहत ठीक है। और साथ साथ ये भी कि अगर फौज के साथ अब कोई बात करनी है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी है किसी किस्म की, फौज का मसला भी हल हो, हुकूमत का भी हल हो, स्टेबिलिटी भी रहे, इलेक्शन भी सही तरीके से हो जाए, तो वो रास्ता खुद क्या निकालना है वो सदर साहब खुद बैठ के फौज के साथ या फौज के नुमाइंदों के साथ बैठ के ये फैसला करें। अच्छा सेठी साहब, यहाँ अगर ब्रेक ले लेते हैं तो सवाल नाज़रीन बहुत अहम है जो कि ब्रेक के बाद उससे सेठी साहब से मैं जवाब लेना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे मामलात थे या हालात थे जिस वक्त कोई जेन्युइनली ये महसूस कर रहा था इस्लामाबाद में कि इंस्टेबिलिटी होने वाली है या पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को ख़तरा था फ़ौज की तरफ से, क्योंकि जिस तरह के बयानात आए बाबर अवान साहब के, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की वो बड़ी अहम थी, और जरदारी साहब का ये कहना कि अगर मुझ पर ज़बरदस्ती आर्टिकल 47 लगाया गया तो ऐसे दस्तूर को नहीं मानूंगा। ये भी जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था। आपसे इसके बारे में सेठी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, अब सवाल ये है जो ब्रेक से पहले मैंने किया था, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात थे पाकिस्तान के अंदर? दोबारा मैं आपको कोट कर देता हूँ बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स, और फिर जिन हालात में जितनी जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, जब रिप्लाई फाइल किया गया आर्मी और ISI की तरफ से, उसके बाद जब जनरल कियानी की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उस मुलाकात के हवाले से जिसके बारे में कहा जाता है 2.5 से 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें यह भी कहा गया कि सदर साहब से बात भी हुई आर्मी चीफ की, जिसके बारे में आज एक प्रेस रिलीज़ भी हमारे सामने आ चुकी है। सेठी साहब, आप बताइए कि क्या अहमियत थी इन सारे इवेंट्स की, क्योंकि इस प्रेस रिलीज़ के अंदर भी जिक्र है कि पिछले 72 घंटों में जो वाक़यात पेश आए हैं और जिसके बाद बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही थी, तो क्लैरिफाई किया गया है कॉन्टेक्स्ट जिसमें बात हुई जनरल कियानी की प्रेसिडेंट जरदारी से। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त बहुत सी अफवाहें थी कि सदर जो हैं वो या मुल्क छोड़ के जिला वतन हो चुके हैं या छोड़ गए, भाग गए, क्योंकि प्रेशर है उनके ऊपर कि वो रिज़ाइन करें, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, या ये मेमो गेट उनके गले पड़ सकता है। ये बिल्कुल इस किस्म के सारा मुल्क जो था वो इट वाज अवॉश विद दीज सेंटिमेंट्स। लहर पे लहर आ रही थी और इस्लामाबाद हिल रहा था। इसीलिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट के अंदर बातें कही कि अगर हम चले गए तो फिर हमारी ज़िंदगी में यही होगा, वो होगा। याद है आपको? बड़ी सीरियस बातें उन्होंने कही थी। तो उसके पीछे कोई वो गैर बुनियादी नहीं थी, पीछे बुनियाद थी उसकी। परेशान थे कि फ़ौज का क्या मौक़िफ़ होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके बाद फिर मामला जो है ना वो ठहर गया, क्योंकि जब मीटिंग हुई तो वो 3 घंटे की मीटिंग के बाद तो हुकूमत ने ये कोशिश की सिग्नल देने की कि अब क्योंकि कियानी साहब के साथ मुलाकात हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की 3 घंटे की मुलाकात थी, जाहिर है उन्होंने मुल्क के हालात ही डिस्कस किए होंगे, ये तो मौसम तो नहीं डिस्कस किया होगा ना 3 घंटे में। और फिर ये कहना कि जी वो फिर जरदारी साहब के साथ भी बात हो गई, इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि ऑल इज़ नॉर्मल, या सब ठीक है और ये जो सारी अफवाहें थी ये बिल्कुल गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म की इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, जिसकी थोड़ी सी उसके साथ स्टेबिलिटी तो आई, क्योंकि 24 घंटे के लिए कोई जवाब नहीं था, कोई काउंटर सिग्नल नहीं था फौज की क़यादत की तरफ से। तो फिर अब ये जो ISPR का जो स्टेटमेंट आया है, इसने गेम को फिर बिल्कुल वाइड ओपन कर दिया। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना ही आर्मी चीफ ने तलब की थी ये बातचीत करना प्रेसिडेंट साहब के साथ, वो वहाँ बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट साहब की कॉल आई, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कॉल थी, उन्होंने सलाम दुआ ली। तो फिर ये बात आई कि जी उन्होंने, प्रेसिडेंट ने कहा मेरा सलाम दीजिएगा कियानी साहब को, और आगे से फिर मेरा ख्याल है कि कियानी साहब ने कहा होगा वो तो मेरे पास ही बैठे हैं, लीजिए बात कीजिए। ये ड्रामा होता है ना इसी तरीके के साथ। तो क्या कियानी साहब ये कहते हैं नहीं मैंने नहीं बात करनी, तो उन्होंने सलाम दुआ ली होगी, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं, आप खैरियत से हैं, चंगो बोलो खुश तकड़ो, इस किस्म की बातें हुई होगी। तो फिर और वो जैसे ISPR कह रही है 1 मिनट की बात, अब 1 मिनट में तो यही बात होती है ना, ये तो नहीं होती कि आप वापस आ जाएं, सब माफ हो गया, आप 10 साल और रहिए सदर, ऐसी बात तो नहीं हुई ना। ये हुआ होगा कि तुसी अगर आए तो तुहानू चुक देंगे, ये भी गल नहीं हुई होनी। तो मतलब है कि वो बड़ी फॉर्मल किस्म की बात हुई और ही हा करके ही वो खत्म हो गई बात। आर्मी चीफ वापस आ गए। उनकी तरफ से उनका नहीं ख्याल था कि गवर्नमेंट उसको इस तरीके की स्पिन देगी कि सब कुछ हस्बे मामूल हो चुका है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी स्पिन दी तो फिर ISPR की तरफ से उसको काउंटर किया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दे दिया है, सदर का आना, सदर का जाना, इसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है, हम आइन के साथ काम कर रहे हैं, हमारा ये मौक़िफ़। अब जो मर्जी आप समझना चाहें आप समझें, मगर जो लोग समझने वाले हैं या जो लोग नहीं समझना चाहते, उन्होंने तो अपनी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, और उसकी इंटरप्रिटेशन यही है जो मुल्क में कि जी बात अभी भी खुली है, अभी भी कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, और आर्मी जो है अपने कार्ड्स जो है वो अपने बड़े क्लोज टू द चेस्ट रखे हुए हैं, और वो डिस्क्लोज नहीं कर रही उनका हैंड क्या है। हमें गालबन ये नहीं पता कि कियानी साहब की बात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उससे पहले प्रेसिडेंट के साथ भी एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट जाने से पहले। इनके अंदर क्या तय पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं है। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको सारी सिचुएशन जो है ना उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे क्या होने जा रहा है, या फौज की तरफ से क्या डिमांड्स हैं, और हुकूमत जो है उनको डिमांड्स को कैसे काउंटर करेगी, या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या कोई और कॉम्प्रोमाइज होगी।
अरे सेठी साहब, फिर इसका जो आपने अभी तक बात बताई है, इससे तो ये जाहिर होता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं जी कि क्या कोई डील हो गई है, मतलब या कोई समझौता हो गया है फौज के साथ जरदारी साहब का या हुकूमत का, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ना ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब की छुट्टी अगले हफ्ते हो रही है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारे फैसले हो गए। ये वर्क प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस 2 लेवल पे चल रहा है, 3 लेवल पे चल रहा है। एक लेवल ये है कि फौज चाहती है इस हुकूमत से अच्छी हुक्मरानी जो इनको नहीं मिल रही, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, फौज ये चाहती है कि जब ट्रांजिशन हो इस हुकूमत से अगली हुकूमत, तो वो स्टेबल तरीके से हो, उसमें कोई इंस्टेबिलिटी ना हो, ठीक है। और ऐसा इंतजाम किया जाए कि जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो किसी किस्म के ऑब्जेक्शन ना लगा सके। स्टेबिलिटी चाहती है, गुड गवर्नेंस चाहती है, और अगली जो हुकूमत आनी है, जो इलेक्शन होने हैं, जब भी होने हैं, वो आइन के मुताबिक हो, हस्ब मामूल हो, कोई वहां कंट्रोवर्सी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, और स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, जो भी जीतता है इलेक्शन। तो वहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म के जनरल फीलिंग है फौज के अंदर, फौज की लीडरशिप के अंदर। वो डिस्टेबलाइज उस हद तक करेंगे जिस हद तक उन्हें ये डिमांड जब तक कबूल नहीं होते, ताकि आगे जाके कोई और किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन ना हो और गेम हाथ से निकल जाए। ये तो है फौज का मौकफ जो मैं समझता हूँ। जाहिर है मुझे जनरल कियानी ने तो मुझे नहीं बताया उनका मौकफ क्या है, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे हूँ और मेरे पे प्रेशर हो फ्रॉम रैंक एंड फाइल, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम अदर सोर्सेज कि जी आप देखें ना ये हुकूमत क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फौज के अंदर वैसे भी जरदारी साहब और के खिलाफ काफ़ी मवाद है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मैं किस तरीके से आगे चलूँ? ना मैं कू कर सकता हूं, ना मैं करना चाहता हूं, मगर मैं कुछ मकासद भी पूरे करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में हो या ना हो वो बात की बात है, मगर मैं ये समझता हूं कि वो मुल्क में मफाद में, तो मैं इस किस्म की कार्रवाई करूं। अब आप आइए, सेकंड प्लेयर वो है मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हुकूमत जाए, जैसे भी जाती है जाए। मुझे तो अब ये लग रहा है कि मियां साहब ने वो जो पहली पोजीशन इख्तियार की हुई थी ना कि हम ऐसे जाएगी तो नहीं मानेंगे, ऐसे जाएगी तो मानेंगे, अब मेरा ख्याल है ये थोड़े डेस्परेट हुए हैं क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से अच्छी खासी थ्रेट आ रही है, तो ये चाहते हैं जो कुछ होना है जल्दी हो ताकि जल्दी इलेक्शन हो। और मैं समझता हूँ ये कॉर्नर्स कट करने के लिए भी तैयार हो गए हैं अब, जो कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मियां साहब दे रहे हैं ना बयान, तो मियां साहब दे रहे हैं कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपको याद है हमारी अखबार में हेडलाइन थी? नहीं, देखिए ये तो ऐसे है कि धूप निकली भी हो और आप ये कहें कि अगर अभी बारिश 15 मिनट में हो जाए तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है ना। मार्शल लॉ तो ना फौज लगाना चाहती है, ना मुल्क के हालात ऐसे हैं और रीजन के हालात ऐसे हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है, ना मीडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, ना जुडिशरी करेगी, ना सियासी जमातें करेंगी, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे फौज के खिलाफ। अगर फौज ने मार्शल लॉ लगाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके खिलाफ हो जाएगी, मैशत और गिर जाएगी, तो वो तो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मियां साहब का ये कहना कि मार्शल लॉ को नहीं मानते, ये नाइदर हेयर नॉर देयर, इसकी कोई अहमियत नहीं है इस बयान की। उसकी वजह यह है कि ये चीज होने नहीं जा रही। जो होने जा रहा है वो, या जो होना कुछ लोग चाहते हैं कि ये होने जाए, वो ये है कि जरदारी साहब को निकाला जाए, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए कि अगली इलेक्शन आ जाए और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट, न्यूट्रल गवर्नमेंट हो, न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, न्यूट्रल नैब अकाउंटेबिलिटी हो, और ऐसी हुकूमत आए जो अच्छी गवर्नेंस करे, फाइनेंस इकोनॉमी को की तरफ तवज्जो दे, करप्शन खत्म हो, ये हेड्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं ये तब्दील किए जाएं, प्रोफेशनल लोग लाए जाएं, और ये जो सारा कुछ सियासतदान करते हैं जिसके साथ तकलीफ होती है, मैशत नहीं चलती, और उसको ठीक किया जाए, मगर ये नहीं कि जी एक फौजी हुकूमत आ जाए। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के मकासद हैं। तो ये 2 प्लेयर्स हैं। वो तीसरी जगह पे जरदारी साहब है। जरदारी साहब कहते हैं मार्च भी हो जाए, मैं जीत भी जाऊं, अप्रैल भी गुजर जाए ताकि स्विस का मसला भी खत्म हो, फिर अगले जाके सितंबर अक्टूबर में मैं इलेक्शन कॉल कर लूंगा, देखी जाएगी, जो जीतता है अल्लाह खैर सल्ला। तो ये इस किस्म की 3 चीजें चल रही हैं इस वक्त। ठीक। अरे सेठी साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ना चाहूँगा सेठी साहब से इस हवाले से 1-2 सवाल बड़े अहम हैं जो रह गए हैं वो भी करने हैं। और सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब ने आज बहुत अहम बातें की हैं, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे उनके साथ, क्या बातें थी और उनका जिस कॉन्टेक्स्ट में कही गई वो कितना अहम है, क्या हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने? ये सवाल होगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन।
आसमा जहांगीर साहिबा हुसैन हक्कानी साहब की वकील हैं। इस मेमो गेट का जो सारा केस चल रहा है इसके अंदर, और आज अदालत में पेश भी हुई, और उनका ये भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आज तक की जो अदालती कार्रवाई थी उससे मुतमईन भी थी। लेकिन जब बाहर निकल के उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, एक क्लिप बड़ा अहम है नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप भी सुने, सेठी साहब भी सुने, और मैं चाहूँगा कि सेठी साहब उसके ऊपर कॉमेंट करें। आसमा जहांगीर साहब, आईएसआई की चोर की दाढ़ी में तिनका था या नहीं था, वो किस लिए इन्वेस्टिगेट करने चले गए, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, किसने अथॉरिटी दी थी, और अगर उनको इतना इसके ऊपर खदशा हुआ तो क्या वो कोई कू सिविलियन अथॉरिटीज के खिलाफ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्या वो हाई ट्रीजन में आता है या नहीं आता है। सेठी साहब सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं, मैंने आपको सुना दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, आसमा जहांगीर साहिबा कानूनी बातें कर रही हैं। ये वक्त कानूनी बातों का नहीं है, ये वक्त सियासी बातों का है। कानूनी हैसियत से तो आईएसआई जो है वो हुकूमत के मातहत होती है। सियासी तौर पे हर हुकूमत की टांगें खड़कती हैं, आईएसआई का नाम कोई लेता है तो उनकी टांगें खड़कनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखना ये है कि सियासत हो रही है या कानून की बालादस्ती हो रही है। तो ये जो सवाल आसमा जहांगीर साहिबा ने खड़े किए हैं, ये आसमा जहांगीर साहिबा नहीं खड़े कर रही। दरअसल ये सवाल आप कोई भी मीडिया खोल के देख लें, अखबारें खोल के देख लें, ये साफ सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ हक्कानी साहब के बारे में नहीं, आईएसआई और डीजी आईएसआई के बारे में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, और वो लोग भी जो उनके हमायती भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स के मुताबिक अगर एक ने रिजाइन किया है दूसरे को भी करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सवाल खड़े हो गए हैं, खड़े हो रहे हैं, और यकीनी तौर पर आसमा जहांगीर साहिबा इनको आगे भी ये खड़ा करेंगी। तो ये कोई इसमें कोई है, मैं हैरान नहीं हूं कि ये बात उन्होंने कही है, ये तो अखबारों में ये बात चल रही है, और अच्छे खासे जिम्मेदार लोग ये बातें कह रहे हैं। ये नहीं कि ये वन साइडेड कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल है, इनके जवाब मिलने चाहिए, मगर अर्ज ये है कि क्या कानूनी जवाब मिलेंगे या इनके जवाब सियासी हैं। और लगता है ऐसे कि इनके जवाब सियासी हैं, इसलिए कानूनी जो जवाब है वो शायद मिलेंगे ही नहीं इसके। अच्छा सेठी साहब, वैसे नवाज शरीफ साहब ने भी शायद बायन लाज यही सवालात किए हैं, और इनफैक्ट और भी एक बात कही गई है कि अभी तक आईएसआई की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई उस स्टोरी की जो छपी थी, मंसूर इजाज को कोट किया गया था जिसमें जनरल पाशा के बारे में जिक्र किया गया था कि 2 मई के बाद वो शायद अरब ममालिक के दौरे पे थे, उसके कोई डिनाइल नहीं आया। अब फॉरेन ऑफिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आ जाना, तो हुकूमत से तो लिंक ही नहीं है ना आईएसआई का, उस तरह से डिनाइल तो आईएसआई की तरफ से आना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं आप, ये भी सारी बातें अखबारों में हो रही हैं, आप तज्जिए हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये जो उन्होंने कहा कि दाढ़ी में कोई तिनका है, नवाज शरीफ साहब ने दूसरी बात की थी, दाल में कुछ काला है। याद है आपको, पार्लियामेंट में खड़े होके मियां साहब ने ये कहा था कि ये दाल में कुछ काला है, और इशारा यही था कि आप क्यों नहीं रिजाइन करते। मगर उस वक्त ये जब एबटाबाद की बात हुई तो ये दाल में कुछ काला या दाढ़ी में कुछ तिनका, ये बातें आईएसआई के बारे में मियां साहब ने भी ये बात कही है, जहांगीर साहबा कह रही है, और लोग भी ये कह रहे हैं। तो ये अगेन आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये कोई नई बात नहीं है, इतनी शॉकिंग कोई चीज नहीं है ये जो उन्होंने कह दी है, ये बातें हो रही हैं। दूसरी बात आपने क्या, सॉरी नहीं आप खत्म कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी बात ये कि वो जवाब नहीं दिया, हालांकि गवर्नमेंट ने उसको अपेंड किया हुआ है अपनी पिटीशन के साथ, अपनी पिटीशन के जवाब के साथ, कि जी ये एक मजमून छपा है, आप हजरात जो हैं हर चीज़ का नोटिस लेते हैं तो इसका भी नोटिस ले लीजिए। मैं समझता हूं कि ये बातें, केस चला यहाँ ज़्यादा देर, तो पिटीशन अगर मेंटेन हो गई तो ये बातें आएंगी, और इसके ऊपर और भी तबसरे होंगे। बेहतर मुल्क के लिए, अब आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मैं आपको एक सियासी ओपिनियन देता हूं, लीगल ओपिनियन नहीं देता। सियासी ओपिनियन ये है कि 180 मिलियन लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं एक शख्स की एविडेंस के ऊपर, वो हंस रहा होगा बैठ के जहां भी वो बैठे हुए कि देखो मैंने क्या किया। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कमीशन बनाए, इंक्वायरी ज़रूर करे इसकी, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो बाकी स्पेकुलेशन हो रही है, गद्दारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, यार हमारे मुल्क का हाल ये हो गया कि जो भी कोई बात कोई कह दे उसको अब गद्दारी की बात शुरू हो जाती है। हर इतना एहसास कमतरी हो चुका है इस मुल्क में लोगों को कि हर बात जो है वो किसी को कबूल नहीं है, और हर बात जो बंदा कहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा
कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई अच्छा फैसला करे जिससे स्टेबिलिटी आए और यूनिटी एक दफ़ा फिर आ जाए और अच्छी तरीके से ट्रांजिशंस हो जाए। अच्छा सेठी साहब, एक ये आज नवाज शरीफ साहब मौजूद थे सरदार अताउल्लाह मिंगल साहब के पास, जो बात उन्होंने कही बड़ी अहम है। उन्होंने कुछ अपने खदशात का भी इजहार किया, फौज के हवाले से कोई बात की। मैं चाहूँगा ये क्लिप नाज़रीन आप भी सुनिए, शायद हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये पंजाब की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज नहीं, या फिर मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मुझे पाकिस्तानी वो नहीं समझते। अगर नहीं समझते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत रिएक्ट करके बलोचों को मारते हैं। और ये मारने वाले कौन हैं? ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं, मुल्क की हिफाजत इस तरह की जाती है। लेकिन इतना बता दूं कि इस सारे धंधे ने बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे बस में नहीं है। बस में उन नौजवानों के है जो आज जिनको फौज ने पहाड़ों पे भेज के बागी किया हुआ है। सेठी साहब, बात आपने सुन ली। एक और बात भी उन्होंने की थी कि मामला मेरे हाथ से निकल चुका है, उन्हीं नौजवानों के पास है जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे सेठी साहब? ये बात तो बड़ी तल्ख बात की है सरदार साहब ने। जी हाँ, मगर ये तल्ख बात तो है, मगर ये बात पहली दफ़ा सरदार साहब ने नहीं की। ये बातें काफ़ी अरसे से हो रही हैं बलूचिस्तान के सिलसिले में। ये मगर दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान वाले पहली जब अयूब खान की हुकूमत थी उस वक़्त भी उन्होंने एहतजाज किया था फ़ौज के रवैये के साथ और या फ़ौजी हुक्मरानों के रवैये के साथ, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी उन्होंने एहतजाज किया था। ग़ालिबन ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में नहीं किया, क्योंकि ज़िया-उल हक़ साहब ने बलूचिस्तान की क़यादत के साथ काम करने का फ़ैसला किया था, और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में इनकी क़यादत के साथ काम करने का फ़ैसला किया था, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे 1980s में या 1990s में। तो बड़े अफसोस की बात है कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में इतने हालात बिगड़ गए कि आज ये वक्त आ गया है कि उनकी वो लोग जो कि मुशर्रफ साहब की विरासत में उन्होंने ये पॉलिसी भी इख्तियार की और उसको चला भी रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि किस तरीके से इस मसले को हल करना है। और हमारी जो सियासी क़यादत है, जो हुक्मरान है इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि इसको कैसे हल किया जाए, ना ही उनके पास कोई पावर है। और उस तरफ दूसरी तरफ मेंगल साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ये नौजवान जो बलूचिस्तान के बिल्कुल एलियनेट हो चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। और उन्होंने ये जो बात की कि ये पंजाबी अफवाज है, हम नहीं मानते कि हमारी अफवाज है, ये सोचना चाहिए ना ये कि ये क्यों ये बातें हो रही हैं, और ये दिसंबर में हो रही हैं, और उसी वक्त ये हो रही हैं ये बातें जबकि हमें ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के ऊपर अफसोस और उसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने क्या गलतियां की थी, और आज हमें फिर याद दिलाया जा रहा है कि आप गलतियां कर रहे हैं एक और सूबे के साथ। अच्छा सेठी साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी कॉल और SMS हमारे साथ रहिएगा।